जा रहा साउंड की समझा रही है? साउंड जा रहा है पीछे? तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? बौद्ध धर्म और पढ़ चुके थे अंडे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी लगवा लिए, नहीं लगाए थे। अब पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य। मगध अब अंदर यहाँ जान दो। मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। क्या हल्ला करा पा है सब? अब पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। और थोड़ा सा मतलब, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फास्ट भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बीच में चलना है, ज़्यादा स्लो भी नहीं चलना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इन्हें कि मतलब पिछला वाला ख़त्म करने, पिछला जब लाए थे दरोगा वाला बैच, तो उसमें तो पूरा ख़त्म कर दिए हैं, लगभग एक साल प्लस लग गया था, 1 साल लग गया था। लेकिन इसमें उतना टाइम नहीं देना है, पढ़ना है पूरा, लेकिन थोड़ा सा चलना है, ठीक है ना। इसलिए मेरे साथ बोलना है, थोड़ा सा फास्ट चलना है, तो मेरे साथ बोलना है। तैयार है? चलो आज मगध साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो मगध साम्राज्य का स्थापना 2 कालखंड में हुआ था। 2 कालखंड में हुआ था। एक प्राचीन मगध, प्राचीन, ये महाभारत काल में, महाभारत काल में। तो प्राचीन मगध, प्राचीन। पहले बताओ मगध का साम्राज्य का चर्चा किस वेद में किया गया है? मगध साम्राज्य का चर्चा किस वेद में किया गया? अथर्ववेद। अथर्व वेद, अथर्व कौन वेद में किया गया है? अथर्ववेद। अथर्व वेद, अथर्व वेद में किया गया। प्राचीन मगध का स्थापना कौन किए थे? बृहद्रथ। कौन किए थे? बृहद्रथ। कौन किए थे? बृहद्रथ। कौन किए थे? बृहद्रथ। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद में जानकारी मिलता है। और प्राचीन मगध, प्राचीन मगध का स्थापना कौन किए थे? बृहद्रथ। कौन किए थे? बृहद्रथ। कौन किए थे? जानकारी किससे मिलता है? महाभारत। जानकारी किससे मिलता है? महाभारत। महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। 18 दिन। कितना पर्व? 18 पर्व। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व। भगवद गीता लिया गया। अरे भीष्म पर्व से कल भी क्वेश्चन करवाए थे बकलोल। भीष्म पर्व से। भीष्म हम जानते हैं। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध। यह सभी महाभारत से जानकारी मिलता है। और कहा गया कि जरासंध का जो जन्म हुआ था ना, तो जरासंध का बॉडी बीच से 2 भाग में बटा हुआ था। मरा हुआ पैदा हुआ, मरा हुआ जन्म लिया, मरा हुआ जन्म लिया था। तब जब इसका बॉडी को आपस में कांटेक्ट किया गया, सटाया गया, जिंदा हो गया। समझ गया? तो तुमको भी चीर देंगे, सटाएंगे, जिंदा हो जाएगा। प्रैक्टिकल करें। जरासंध कौन चीज? जरासंध का अखाड़ा भी मिलेगा राजगीर में है रे। जरासंध का अखाड़ा घूमने गया है? ना है, ना है। अब सुनो, लेकिन हमको ये वाला नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है महाभारत काला नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आधुनिक मगध जो होता है, जिस, ठीक है ना, तो आधुनिक मगध जो है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना है। आधुनिक मगध, आधुनिक या मगध के बारे में पढ़ना है। तो मगध में कुल 7 वंश। कितना वंश हुआ था? मगध पर शासन करने वाला है, कुल 7 वंश हुआ था। अब ट्रिक आपको पता है। ट्रिक क्या है? हा सीन मा सुक सा हसीन मसुक, सा हसीन मसुक, सा हसीन मसुक। ट्रिक है हसीन मसुक सा, हसीन मसुक, सा हसीन मसुक, सा हसीन मसुक, सा हसीन मसुक, सा हसीन मसुक, सा। पहला वंश कौन है? हर्यक वंश। पहला वंश हर्यक वंश। पहला वंश हर्यक वंश। पहला वंश
हरिया वंश दूसरा वंश, शिशुनाग दूसरा वंश, शिशुनाग दूसरा वंश, शिशुनाग तीसरा वंश, नंद वंश तीसरा वंश, नंद वंश नौ से, नंद वंश नौ से, नंद वंश मो से, मौर्य वंश मो से, मौर्य वंश मो से, मौर्य वंश सु से, शुंग वंश सु से, शुंग वंश को से, कर्ण वंश को से, कर्ण वंश सा से, सातवाहन वंश सा से, सातवाहन वंश सात से, सातवाहन वंश इस क्रम से। ये क्या है? क्रम से है, यानी हरिया के बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग के बाद नंद आया, नंद के बाद मोर आया, मोर के बाद शुंग आया, शुंग के बाद कर्म आया, कर्म का सतवाहन आया। और इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है। अगर आप लोग बिहार दरोगा जो 1275 वाला मेंस अगर आप लोग दिए होंगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चन था, उससे क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ था, ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ था, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया थे? मगध पर शासन, शुंग वंश के बाद मगध पर शासन कौन सा वंश किए थे? यही क्वेश्चन था। कर्ण वंश, कौन वंश आएगा? कर्ण वंश। क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आ जाता है। अब स्थापना तो कौन को किया होगा? स्थापना क्या रखेंगे? ठीक है ना, ये हुआ वंश। अब संस्थापक क्या रखेंगे? ठीक है ना, संस्थापक, संस्थापक। हरिया वंश की स्थापना खुलिए जाता है। हरिया वंश की स्थापना बिंबिसार, 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 हरिया वंश की स्थापना बिंबिसार। इस प्रकार मगध वंश, मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार। जैसे तुम्हें पता है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यहीं से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन। तो हरिया, पहला हरिया के वंश रहे, तो हरिया वंश की स्थापना बिंबिसार। इस प्रकार मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है ना। और मगध और हरिया वंश के अंतिम शासक, हरियक वंश का अंतिम शासक नाग दशक। नाग, नाग को मारेगा, नाग, नाग को मारेगा, नाग, नाग को मारेगा, नाग, नाग को मारेगा। तो यहाँ नाग दशक है, नाग दशक है, नाग दशक है, नाग। और नाग दशक को मारेगा शिशु नाग, नाग दशक को मारेगा शिशु नाग। कौन मारेगा? और हरिया वंश के अंतिम शासक नाग दशक का हत्या कर कर शिशुनाग किसकी स्थापना किया था? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग, शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्धन, नंदी, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्धन। नंदी को मारेगा नंद, नंदी को मारेगा नंद। कौन नंद? महापरबल स्थापना करेगा नंद वंश का, नंद वंश की स्थापना महापरम नंद, नंद वंश की स्थापना महापरम नंद। नंदी बंधन का हत्या महापरम नंद, नंदी बंधन का हत्या करके महापरम नंद किस वंश को? नंद वंश। कौन वंश? नंद वंश। और नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, घनानंद की हत्या। बताओ, नंद वंश की स्थापना, नंद वंश की स्थापना महापरम नंद अंतिम शासक घनानंद, अंतिम शासक घनानंद, घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र बृहद्रथ के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और ये बृहद्रथ की हत्या करते हैं और एक नया वंश शुंग वंश का स्थापना करते हैं। और शुंग वंश के अंतिम देवभूति, सिंह वंश के अंतिम देवभूति, सिंह वंश के अंतिम देवभूति, देवभूति का हत्या वासुदेव, देवभूति का हत्या वासुदेव, यानी कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव, कर्ण वंश का अंतिम, कर्ण वंश का अंतिम
सु शर्मा सु शर्मा सु सुशर्मा का हत्या सीमुख शर्मा का हत्या सीमुख सातवाहन का स्थापना सीमुख सातवाहन का स्थापना सीमुख सातवाहन का स्थापना सीमुख सातवाहन का स्थापना सीमुख और सातवाहन का अंतिम योग शासक सातवाहन वंश का अंतिम योग शासक यज्ञश्री सातकर्ण यज्ञश्री सातकर्ण यज्ञश्री सातकर्ण यज्ञश्री याद हुआ इतना। ये आपका एक जगह याद रखना एक जगह ठीक है ना याद रखना याद हो गया ना। बोले हरिवंश की स्थापना बिंबिसार शिशुनाग नरवंश क्या महापरम नरमोल वंश चंद्रगुप्त मौर्य शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग कर्ण वंश वासुदेव सातवाहन वंश सुमुख हरिवंश का अंतिम नारसक का हत्या शिशुनाग का अंतिम नंदीबंध का हत्या महापदम नंद वंश का अंतिम घनानंद का हत्या चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम बृहद्रथ का हत्या पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम देवभूति का हत्या वासुदेव कर्ण वंश का अंतिम सुशर्मा का हत्या श्रीमुख और सातवाहन वंश का अंतिम योग शासक यज्ञश्री सातकर्णी हसीन मसुक सा याद हो गया। अरे याद हुआ ठीक है ना। आगे बढ़े अरे आगे बढ़े रे चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है। दीपक कुमार ये ग्वाल के बकलोल है। कल एक लड़का से पैसा लेकर बेच लिए थे और आज ही पैसा मांग रहा है इसलिए बेच हटा दीजिए सर। वो पता है तेरा ऐसा इतना बहाना कर बनाता होना सब पता है ठीक है ना। इतना लंबा चला बहाना बना रहा बकलोल का ही का रिचार्ज किससे करवाता मैं के रे बोला तो क्या कर रहा है रिचार्ज किससे करवाता मैं कि बताओ ठीक है ना। व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करो वापस कर दिया जाएगा लेकिन फिर आपका जो है कोई पैसा कट जाएगा उसमें ठीक है ना। जो सर्वर चार्ज वगैरह है ठीक है ना और नोट्स का जो है वो कट जाएगा। और नोट्स का नहीं रहता है नोट्स का उसमें 50 रुपया स्पेशल है अलग से लेगा तो ये लोग कितना लोग की करेगा बेच ले लेगा और फ्री नोट्स होगा नोट्स पर डाउनलोड करके पैसा वापस करा ले नोट्स डाउनलोड किया पैसा वापस करिए सर ठीक है ना। वापस कर देते हैं बराबर बात है ठीक है ना। एक से एक बराबर कोचिंग है ठीक है ना। एगो गर्ल्स कॉल की थी क्या क्या बीपीएससी का बेच ली थी हमारे पास नहीं लिया पटना में लिया था बहुत बड़ा कोचिंग में लिया था हाँ बहुत बड़ा कोचिंग में ठीक है ना। गया के लड़की थी वो और गलती से वो इंग्लिश ले ली थी 4,500 रुपया लिया था ठीक है ना। और गलती से उसका इंग्लिश बेच आ गया था खाली बोला था कि सर हिंदी चेंज कर दीजिए चेंज ना होगा खाली चेंज मतलब बेच के पैसा नहीं लेना है खाली हिंदी चेंज कर दीजिए हिंदी में कर दीजिए ना होगा समा गया है ना। जितना मतलब ये लोग अथी करेंगे इतना सस्ता मत करेंगे उतना बौखता है ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो बकलोल का थोड़ा सा दिमाग तुम लोग को ना है आगे बढ़े। मैथ और रीडिंग के लिए कुछ करिए सब होगा आगे बढ़े रे। अब पढ़ेंगे हरिया वंश क्या पढ़ेंगे एक को पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे क्या पहले पढ़ेंगे हरिया वंश फिर शिशुनाग वंश फिर नंद वंश फिर मौर्य वंश क्रम से चलेंगे ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों एमसीक्यू आएगा। चलो यहाँ ध्यान दो पढ़ेंगे हरिया वंश क्या पढ़ेंगे हरिया वंश क्या पढ़ेंगे हरिया वंश क्या पढ़ेंगे थोड़ा तुम लोग ध्यान देना जरा स्लो भी नहीं चलेंगे ठीक है ना। हरिया वंश की स्थापना बिंबिसार 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 हरिया वंश की स्थापना। हरिया वंश कब स्टार्ट हुआ था 544 BC। हरिया वंश का प्रारंभ 544 कब तक चला था 412 यानी हरिया वंश की स्थापना बिंबिसार हरिया वंश की स्थापना बिंबिसार हरिया वंश की स्थापना बिंबिसार अर्थात बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा 544 बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा 544
और 44 बोले थे ना, न बोले थे? 544, 544, 500। और बिंबिसार का मृत्यु, बिंबिसार का मृत्यु 492, 492, 400। इस प्रकार बिंबिसार जो है कितने, बिंबिसार जो है कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक गद्दी पर बैठा रहा? 52 वर्ष, 52 यानी 52 वर्ष तक ये लगातार राजा रहे थे। अरे घटाए देख लो, घटाए देखो, घटाएगा कितना आएगा? 52 कितना आएगा? इस प्रकार बिंबिसार गद्दी पर कितना वर्ष बैठे थे? 52 वर्ष, 52। और याद रखना इतिहास में जितना भी इतिहास पढ़ाएंगे प्राचीन से लेके आधुनिक तक, है ना, सर्वाधिक समय तक पर, सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाला राजा कौन है? बिंबिसार। अभी तक कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ था, है ना, इतिहास में जो 52 वर्ष तक गद्दी पर बैठा था। समझ गया ना? तो सर्वाधिक समय, तो सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाला, गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार, बिंबी। दूसरा अकबर, दूसरा अकबर कितना साल? 40, लगभग 50, लगभग 50 वर्ष। और तीसरा औरंगजेब लगभग 49 वर्ष, लगभग 49 वर्ष। समझ गया ना? तो पहला बिंबिसार, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब, तीसरा औरंगजेब, तीसरा औरंगजेब। बिंबिसार के बारे में जानेंगे, तो बिंबिसार के बारे में जानेंगे। तो बिंबिसार जो थे ना, जब मगध साम्राज्य की स्थापना किए थे तो मगध साम्राज्य उतना मजबूत नहीं थे। तो बिंबिसार सोचे थे कि मगध को कैसे मजबूत किया जाए। तो सबसे अच्छा इसको लगा था क्यों ना शादी किया जाए, और शादी भी किया जाए मजबूत पार्टनर से। पार्टनर मजबूत तो हम भी मजबूत, हम भी। और बिंबिसार जो है ना, मगध को मजबूती प्रदान करने के लिए शादी का योजना, शादी का योजना, विवाह योजना, विवाह योजना अपनाए थे। कुछ प्रमुख रानी, कुछ प्रमुख रानी है ना, जिसमें महाकौशला, महाकौशला देवी, महाकौशला देवी। दूसरा चलना, तीसरा क्षेमा, छेना ना, इन्हें बना क्षेमा कौन सी? और चौथा कहा जाता है आम्रपाली, कहा जाता है कि आम्रपाली भी जो है ना, बिंबिसार से संबंध थे, रिलेशन थे, जिससे पुत्र जीवक का प्राप्ति हुआ था, कहा जाता है। लेकिन अभी उतना जो है कंफर्म नहीं है। लेकिन महाकौशला देवी जो है ये किसकी बहन थी? तो कौशर नरेश परसेनजीत की बहन थी, बहन। तो महाकौशला कौन थी? कौशर नरेश परसेनजीत की बहन थी। तब यह बिंबिसार बड़ी दिमाग लगाए थे कि अपना जो साम्राज्य कैसे मजबूत किया जाए, तो विवाह किया जाए। राजा जो है पहले बहुत शादी करते थे, ये तो 4 गो मेन है, एक से मतलब नहीं कि 4 शादी किया है, कितने शादी किया है। रानी की संख्या भूल जाता था कभी कभी, कौन है, ठीक है ना। पूछना पड़ता था तुम दासी की रानी, तो बोलता था रानी, ओ रानी, चले यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना। तब महाकौशल शादी किए थे। और परसेनजीत उस समय काफी कौशल क्षेत्र के काफी मजबूत शासक थे। तब परसेनजीत बोला था हम अपना बहन को विदा कर रहे हैं। तो बहन को ऐसे विदा करेंगे, दहेज देंगे। दहेज में काशी दे दिए, जहाँ सभी नरेंद्र मोदी सांसद है ना, है नरेंद्र मोदी सांसद ना है। तो कौशल ने परसेनजीत दहेज में क्या दिए थे? दहेज में क्या दिए थे? काशी अर्थात वाराणसी दे दिया दहेज में। अब बताओ, दहेज में काशी मिल गया है, क्या क्षेत्र और बड़ा हो गया है।
वहां से जितना भी टैक्स मिलेगा सब किसको जाएगा? बिम्बिसार को। तो और मजबूत हो गया है। और दूसरा नंबर, अगर बिम्बिसार को मारेगा तो सलवा प्रसेनजीत बचाने ना आएगा। प्रसेनजीत भी मजबूत है, बोलेगा मत जीजा काहल मार रहा है तो बचाने, मजबूत रहे। अगला चलना, चलना जो थी ये लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी वर्ल्ड का पहला गणतंत्र, लिच्छवी वर्ल्ड का पहला गणतंत्र, लिच्छवी चलना जो थी लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य के राजकुमारी, राजकुमारी किसकी पुत्री? राजा चटक, चटक की पुत्री, चटक की पुत्री। दूसरा शादी हो गया है ना? हो गया। राजकुमारी थे ना लिच्छवी गणराज, है ना? राजकुमारी चटक के राजकुमारी थी, राजकुमारी, और राजा चटक, राजा चटक के पुत्री। अगला जो है क्षमा, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वर्तमान में पंजाब, वर्तमान में तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी, मध्य प्रदेश की राजकुमारी, मध्य प्रदेश की। अगला आम्रपाली जो राजनर्तकी थी, इस आम्रपाली को वैशाली के नगर बधू, नगर बधू बोलते हैं। और ये फिर बौद्ध भिक्षु में शामिल भी हुई थी, पता है ना? आम्रपाली, आम्रपाली और आम्रपाली राजनर्तकी यानी राजा के दरबार में डांस करने वाली, डांस करने। और कहा जाता है बिम्बिसार का इससे भी संबंध थे, जिससे जीवक को प्राप्त हुए। जीवक जो बिम्बिसार के चिकित्सक, बिम्बिसार के चिकित्सक, बिम्बिसार के चिकित्सक थे। तो ये 4 शादी किए थे, किए बहुत, लेकिन 4 गो मेन हुआ। इस प्रकार बिम्बिसार जो है शादी के योजना द्वारा अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाए थे। और देखेंगे लेकिन बिम्बिसार युद्ध भी किए थे और एक जनपद को, महाजनपद को अपने मिला लिए थे। बता बिम्बिसार जो है किस महाजनपद को जीत कर अपना मगध के साम्राज्य मिलाए थे? अंग। कौन सी? जब मजबूत हो गया था सोचा था अब एक बार लड़ लेते हैं, पिटाएंगे तो सब बचाने ऐवे करेगा। चल गया अंग। कहाँ चल गया था? तो अंग को जीत कर, अंग के शासक कौन थे? अंग का शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। अंग के शासक ब्रह्मदत्त, अंग के शासक ब्रह्मदत्त, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कौन किया था? बिम्बिसार। कौन किया था? बिम्बिसार। कौन किया था? बिम्बिसार। कौन किया था? और मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया, अंग को मगध में मिला लिया, मगध में। तो अंग को मगध में कौन मिलाया? बिम्बिसार। कौन मिलाया? बिम्बिसार। अंग के किस शासक को बिम्बिसार ने पराजित किया था? ब्रह्मदत्त। किसे? ब्रह्मदत्त। किसे? ब्रह्मदत्त को पराजित किए थे। हम जानते हैं बिम्बिसार जब थे उसी समय थे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा शासक थे जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों समकालीन थे? बिम्बिसार। बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो थे, बिम्बिसार ये समकालीन थे। क्या थे? समकालीन, यानी एक ही काल में, ये महात्मा बुद्ध के काल में भी थे, महात्मा बुद्ध को भी देखे थे, और महावीर स्वामी को भी देखे थे। लेकिन प्रभावित किससे हुए थे? प्रभावित हुए थे महात्मा बुद्ध से। तो कौन धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म। कौन धर्म अपना लिए थे? बिम्बिसार। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। बिम्बिसार कौन धर्म? बौद्ध धर्म। बिम्बिसार कौन धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिए थे और महात्मा बुद्ध की सेवा भी किए थे, ठीक है ना। लेकिन एक बार महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब हो गए थे, तो महात्मा बुद्ध के उपचार के लिए बिम्बिसार ने किसे भेजे थे? जीवक। किसे भेजे थे? जीवक। किसे भेजे थे? और बिम्बिसार चाह रहे थे कि जिस प्रकार ओ से अंग को जीते हैं उसी प्रकार ओ से अवंती को भी जीत लिया जाए। लेकिन उतना हिम्मत ना है कि अवंती के राजा चंद्र प्रदोष से लड़ा जाए, हिम्मत ना है। तब उसी टाइम क्या हुआ था?
अवंती के शासक, अवंती के शासक नाम क्या था? चंद प्रदोत। क्या था? चंद प्रदोत। क्या था? एकरा हो गया बीमारी, क्या हो गया? पांडु रोग। कौन रोग? पांडु रोग। कौन रोग? पांडु रोग हो गया था। अब एकदम परेशान है, इलाज नहीं हो रहा है, एक से एक डॉक्टर को बुला रहा है, एक से एक इलाज करा रहा है, ठीक है ना हो रहा है, बीमारी से मर रहा है। बिंबिसार यहाँ थोड़ा दया की भावना अपनाया था। बिंबिसार सोचा था यह मौका है, हम जीवक को भेजते हैं, जीवक ठीक कर देगा, अपने जो है क्या ना ये हमारा अधीनता स्वीकार कर लेगा। तब जो है बिंबिसार चंद प्रदोत को इलाज के लिए किसे भेजे थे? जीवक। किसे भेजे थे? जीवक। किसे भेजे थे? और जीवक गए थे, चिकित्सक थे जीवक। उस समय जीवक जो है सबसे बड़ा चिकित्सक थे। जीवक गया, भ्रास नाम चीरा फाड़ा इलाज कर दिया आयुर्वेदिक तरीका से। चंद प्रदोत खुश हुआ, चंद प्रदोत तुरंत जो अधीनता स्वीकार कर ले। किसका? बिंबिसार का। बोला था अगर तुम पर कोई बार करेगा तो पहले उसको जो है मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। कौन बोला? चंद प्रदोत। कौन बोला? चंद प्रदोत, ठीक है ना। चंद प्रदोत। तो चंद प्रदोत को कौन रोग? पांडु रोग। अवंती शासक कौन थे? चंद प्रदोत अवंती शासक। चंद प्रदोत कौन रोग? पांडु लोग। इलाज कौन किया? दीपक। इलाज क्यों किया? दीपक। इलाज सॉरी भला वहां पर आ गया। इलाज कौन किया? जीवक। इलाज कौन किया? जीवक चिकित्सक थे। बिंबिसार का चरक चिकित्सक थे, चरक। कनिष्क का धनवंतरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। धनवंतरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चिकित्सा के भगवान। धनवंतरी चिकित्सा के भगवान, धनवंतरी चिकित्सा के जनक। धनवंतरी दरबारी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चरक दरबारी थे, कनिष्क के जीवक दरबारी थे, बिंबिसार के दरबारी थे। बिंबिसार जो है शतक मार दिया था। 50 वर्ष पूर्व गए थे, लेकिन बिंबिसार रिटायर नहीं ले रहा है। आप बताओ, ये जो उसका बेटा था अजातशत्रु, बिंबिसार के जो बेटा था अजातशत्रु, वो सोच रहा है अब गद्दी पर हम बैठेंगे। बिंबिसार यानी मेरे पिताजी अब रिटायर लेंगे तो हम गद्दी पर बैठेंगे। पिताजी रिटायर नहीं ले रहे हैं। अजातशत्रु सोच रहा है कि अब मेरे पिताजी जो है टपक जाएंगे, टपक क्यों नहीं रहा है। अजातशत्रु का जवानी निकल के बुढ़ापा की ओर। अजातशत्रु कहाँ चल गया है? अरे 52 साल जब शासन करेगा बाप, क्या ना, एगो ना है कि बिंबिसार जो ऐसा ना है कि हम जो है जन्म लिया गद्दी पर बैठ गया है। जवानी में गद्दी पर बैठा बिंबिसार, और जवानी बैठने बाद उस समय अजातशत्रु का भी जन्म हो चुका था। उसके बाद 52 साल जो है बैठले हटक नाम ले रहा है। अजातशत्रु को टेंशन क्या हो गया, और बिंबिसार का पोता भी हो गया उदयन। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन, अब पोता भी हो गया है। फिर भी जो है दादा रिटायर नहीं ले रहा है। और उदयन बोल रहा है अजातशत्रु को, बाबू आप तो कहाँ बैठी, अब तो ना तो बुढ़ारी हो गया, डांट हम पोता बैठेगा। कौन बैठेगा? अजातशत्रु भारी टेंशन हो गया, ये कैसे होगा, ये हटे नाम नहीं ले रहा है। तो हट ना रहा तो हटाया जा, हट ना रहा है तो। अजातशत्रु का दोस्त था देवदत्त भारी बदमाश था, न पढ़ाए थे। देवदत्त बोला तो अजातशत्रु जो है, देवदत्त जो अजातशत्रु को बोले थे, बोला कोई दिक्कत ना, रिटायर नहीं ले रहा है, मर न रहा है तो कोई दिक्कत ना, मार दो, खत्म कहानी, ठीक है ना, खत्म कहानी जगह बढ़ जाएगा। ना तो जवानी तो निकलिए गलो, बुढ़ारियों निकल जी तो मोह नहीं कर पाएगा। बताओ। तब जो है बिंबिसार क्या किए थे? देवदत्त के कहने पर, देवदत्त के कहने पर क्या किए थे? तब बिंबिसार का हत्या कौन किए थे? बिंबिसार के हत्या कौन किए थे? अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार का बेटा। बिंबिसार के बेटा किसके कहने पर किए थे? देवदत्त के कहने पर। देवदत्त के कहने पर मार दिया चाकू, निकल गया दम,
दम। अब बिम्बिसार का मृत्यु, बिम्बिसार का मृत्यु कब हुआ था? 492, 492 BC। इस प्रकार बिम्बिसार का खेल खत्म, बिम्बिसार का खेल खत्म, बिम्बिसार का खेल खत्म हो गया। अब कौन आएगा? अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। चलो एक बार जल्दी भेजन, 1 मिनट में आ जाओ। बताओ हरिया वंश कब से कब तक? 544 से 412, 412, 400। हरिया वंश की स्थापना बिम्बिसार, बिम्बिसार गद्दी पर 544 BC। बिम्बिसार का मृत्यु 492 BC। बिम्बिसार के शासनकाल 52 वर्ष, 52 वर्ष। सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बिम्बिसार दूसरा, अकबर तीसरा, औरंगजेब। बिम्बिसार अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कौन योजना? सारी योजना। महाकौशला देवी कहाँ के? कौशल नरेश प्रसेनजीत के बहन चलना लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी थी ना? किसकी पुत्री? चटक की, चटक की पुत्री। और क्षेमा मध्य प्रदेश वर्तमान पंजाब की राजकुमारी और आम्रपाली, है ना? आगे बढ़ते हैं। बिम्बिसार समकालीन थे महात्मा अभिद महावीर स्वामी के। बिम्बिसार कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? अवंती शासक कौन थे? चंद्रप्रदोत। चंद्रप्रदोत को बीमारी हुआ, पांडु लोग इलाज किया, जीवक, इसीलिए चंद्रप्रदोत क्या हुआ? खुश। बिम्बिसार का ऋणता स्वीकार किए थे। बिम्बिसार का हत्या अजातशत्रु, अजातशत्रु अपने बाप को मारे थे। किसके कहने पर? देवदत्त के कहने पर, देवदत्त के कहने पर। इस प्रकार बिम्बिसार का हत्या 492, 492 BC। अब कौन आएगा? अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु कौन आएगा? अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। अजातशत्रु गद्दी पर, अजातशत्रु गद्दी पर 492 BC, 92। जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था तो इसका बेटा उदयन तब तक जवान हो चुका था। ओखरो जवानियां पार हो रहा है क्योंकि अजातशत्रु बुढ़ापा में गद्दी पर बैठा था, जवान तो गद्दी पर बैठा नहीं था। तब तक बेटे जवान हो गया उदयन। कौन? अब उदयन भी सोच रहा है कि बाबू कब हटते, अजातशत्रु कब हटेगा, अजातशत्रु कब हटेगा, हमारा बाप कब हटेगा, गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन बाप बुढ़ारी में गद्दी पर बैठता है, 10 वर्ष हो गया ना हटा, 20 वर्ष हो गया ना हटा, 30 वर्ष हो गया ना हटा। उदयन भी टेंशन में, लो गल लगाओ, अब हम भी गद्दी पर ना बैठ पाएंगे। उदयन बोला था, अरे हम तो भूलिएगा, हमारा बाप जो है कैसे बैठा था? अपन बाप को मारकर, तो हम भी तो बैठ सकते हैं अपन बाप को मारकर। तो उदयन पूछ रहा अजातशत्रु से, बाबूजी कब रिटायर? अभी रिटायर ना है, ठीक है ना? बोला है तब आ रहे दादाजी कैसे मार रहे हैं, उसे मारबो, ठीक है ना? चलो याद आ दो। तो इस प्रकार जो है अजातशत्रु का हत्या कौन किया था? उदयन। तो अजातशत्रु का मृत्यु कब हुआ था? अजातशत्रु का मृत्यु 460 BC, 60। यानी राजगद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर बैठा था 32 वर्ष, 32 वर्ष लगातार राजगद्दी पर बैठा था। 32वें वर्ष में मार दिया था उदयन, मार दिए थे। उदयन अपने पिता अजातशत्रु, अजातशत्रु अब बैठ गए गद्दी पर, बैठ गए गद्दी पर। अजातशत्रु भी अपने बाप को मारे थे, इसीलिए पितृहंता, पितृहंता किसे कहा गया? अजातशत्रु पितृहंता, अजातशत्रु पितृहंता, अजातशत्रु कुनिक, अजातशत्रु कुनिक। कुनिक किसका उपनाम है? अजातशत्रु कुनिक किसका उपनाम है? पितृहंता उपनाम है, अजातशत्रु कुनिक उपनाम है। अजातशत्रु, अब बताओ तुम्हें दिमाग लगाओ, जब अजातशत्रु बिम्बिसार को मारा, बिम्बिसार को जब मार दिए थे, अजातशत्रु जब अपने पिताजी बिम्बिसार को जब मार दिए थे तो प्रसेनजीत जो थे ये हो गया गुस्सा। क्या हो गया? कि हमारे जिया तुम काहे माला, आए भगना, अरे भगने न अजातशत्रु क्या हुआ? भगना क्या हुआ? प्रसेनजीत ताकतवर थे, प्रसेनजीत बोला तुम जीजा काहे मारा, और हमारा बहन को तुम विधवा क्यों कर दिया बता पहले, काहे विधवा किया है? तुमको छोड़ेंगे नहीं, पहले काशी वापस दो, काशी हम दहेज में दिए थे ना,
ले काशी दिया था, दहाई में काशी ले लिया वापस। कौन ले लिया काशी वापस? कौन लिए थे काशी वापस? कौन लिए थे? तो काशी को वापस, काशी को वापस लिए, वापस ले लिया। बोला काशी को वापस ले लिया मतलब ये नहीं कि मतलब काशी को उठा लिया, काशी को पकड़ियम ले लिया और चल गया। काशी को वापस के मतलब हुआ काशी से जितना भी अब टैक्स प्राप्त होगा वो अजातशत्रु को नहीं मिलेगा, पुनः प्रसेनजीत के पास ही चला जाएगा। समझ गया ना? तो काशी वापस कौन ले लिया है? प्रसेनजीत। कौन ले लिया है? प्रसेनजीत। कौन ले लिया है? प्रसेनजीत। कौन ले लिया है? तो क्या अजातशत्रु शांत बैठने वाला है? जो अपना बाप को ना छोड़ा क्या दूसरा छोड़ देगा? अजातशत्रु का ईगो हट क्या हो गया? ईगो हट हो गया। अजातशत्रु जो आक्रमण क्या कर दिया है? अजातशत्रु अपना सेना को मजबूत किया था और कर दिए प्रसेनजीत पर आक्रमण। प्रसेनजीत पर आक्रमण कहाँ कर दिए थे? प्रसेनजीत पर आक्रमण, प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिए थे। ठीक है ना? आक्रमण किए थे और प्रसेनजीत को पराजित भी किए थे। लेकिन प्रसेनजीत की बेटी कौन थी? प्रसेनजीत की बेटी कौन थी? प्रसेनजीत के बेटी थी वजीरा। कौन? वजीरा। कौन? तो जब लड़ने गए थे अजातशत्रु प्रसेनजीत से तो उसी समय प्रसेनजीत अजातशत्रु का नजर पड़ गया था वजीरा पर। किस पर? ठीक है ना? तुरंत गाना गाया तो ये देखा तो मैं जाना सनम, तोरा ले जाना है साथे सनम, साथे सनम। समझ गया है ना? और वजीरा प्रसेनजीत को पराजित करके वजीरा से क्या किए थे? शादी। क्या किए थे? बोला फिर अब बता अब दहाई में की देवी? तो फिर लवो काशी, फिर लवो और फिर काशी ले लिया। फिर क्या किया था? और फिर काशी प्राप्त, काशी प्राप्त किया, काशी प्राप्त किया, काशी। लेकिन अजातशत्रु भारी बदमाश थे। शुरुआत में बदमाश थे, जब महात्मापुर के चरण में जाएंगे तो फिर ज्ञान प्राप्ति हो जाएंगे। ठीक है ना? फिर अजातशत्रु जो है इतना में इसका मन शांत नहीं हुआ था। अजातशत्रु दिमाग लगाए थे कि लिच्छवी पर आक्रमण कैसे किया जाए। वैशाली में एक गंडाज था लिच्छवी। क्या था? लिच्छवी गंडाज को कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन उस समय लिच्छवी गंडाज काफी शक्तिशाली थे। लेकिन इसका जो मंत्री थे अजातशत्रु का मंत्री वह कौन थे? वारस्कार। कौन थे? वारस्कार। कौन थे? और वारस्कार जो है ना कूटनीति में भारी माहिर थे। कौन? वारस्कार कूटनीति में भारी माहिर थे। यानी ये जो है ना कहीं भी जाके फूट डाल सकता था। फूट डालो राज करो, वारस्कार काफी अच्छी तरह जानते थे। बस वारस्कार गए थे कहाँ? वैशाली गए थे और वहाँ पर 7 गो गंडाज था। 7 में डाल दिया फूट। क्या डाल दिया? सातों मिल के लड़ता था। लेकिन क्या डाल दिया? फूट। क्या डाल दिया है? फूट डाल दिया। सबको आपस में लड़ा दिया है। जब सब आपस में लड़ गया, कमजोर हो गया है, तब अजातशत्रु बोलता है आक्रमण। क्या बोलता है? और अजातशत्रु जो है फूट कौन डाला था? वैशाली में फूट कौन डाला था? कौन डाला था? वारस्कार। कौन? वारस्कार। कौन डाला था? उसके बाद आक्रमण करता। आक्रमण कौन करता है? आक्रमण कौन करता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु आक्रमण जो करता है तो दो गो हथियार प्रयोग करता है। 2 गो खतरनाक हथियार प्रयोग करता है जो बाहुबली फिल्म में देखा गया है। बाहुबली में देखा है रे? क्या ना? एक खतरनाक हथियार था महाशिला, कंटक। महाशिला जिसका प्रयोग बाहुबली में करते हैं। कौन? बाहुबली खुद है। बाहुबली बड़ा बड़ा पत्थर लेंगे गोल गोल, देखा है? और ऐसे रख कर इसमें ऐसे मार देते हैं। ना मारते हैं? भीड़ में चला देते हैं, पत्थर लुढ़कले जाएगा, चटनी बना के आगे बढ़ जाता है। न बनाता है? तो वो महाशिला, कंटक। महाशिला यानी जब युद्ध हो तो ऊंचाई पर चढ़ जाओ, पत्थर को धकेल दो, सब मर जाएगा। सेना खत्म, सेना खत्म। और दूसरा था भलाल देव। बोला भलाल देव देखा? ना देखा? दूसरा था भलाल देव वाला रथ, मूसल रथ। ना रथ पर बढ़ जाओ, किधर घुसा दो जिधर मन घुसा दो। और हम गाजल मूलिक तेरा खच 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 उड़े चल जाता है। ना देखा? ये 2 खतरनाक हथियार का प्रयोग कर क्या ना अजातशत्रु जो है वैशाली को
जीत लेता है। बज्जी, वैशाली ने बोले बज्जी बोलेंगे, बज्जी राजधानी वैशाली है ना, तो वैशाली पर चढ़ाया यानी बज्जी को जीत गया, बज्जी को जीत लेते हैं। हम जानते हैं फिर अजातशत्रु जो है शुरुआत में कौन धर्म, तो अजातशत्रु शुरुआत में जैन धर्म, कौन धर्म, जैन धर्म को मानते थे। लेकिन जब महात्मा बुद्ध से मिले थे तो महात्मा बुद्ध से प्रभावित हो गए थे और अपना कौन लिए थे, बाद में कौन धर्म, बौद्ध धर्म, कौन धर्म, तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ऐरंग अपना बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से ऐसा प्रभावित हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीतीय करवा दिया था, प्रथम बौद्ध संगीतीय करवा दिया। प्रथम बौद्ध संगीति कौन करवाया, प्रथम बौद्ध संगीति कौन करवाया, अजातशत्रु कहाँ करवाए थे, राजगिरी, कहाँ पर, राजगिरी में करवाए थे। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और कब करवाए थे, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के जस्ट उपरांत 483 BC में। यानी महात्मा बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ था कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के साथ ही प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु करवाए थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति कौन करवाए, अजातशत्रु कब करवाए, 483 BC में। कहाँ करवाए, राजगिरी यानी गिरिब्रज, बड़ा अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, सब याद कर ले न कर ले। तो अजातशत्रु बारे में इसे पढ़ना था। फिर अजातशत्रु का हत्या कौन करते हैं, अजातशत्रु का हत्या उदयन कौन करते हैं, उदयन इसी का बेटा उदयन करते हैं, हत्या क्या करते हैं, हत्या करते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ता गति पर कौन, उदयन। अब उदयन वगैरह उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, उदयन वगैरह उतना नहीं पढ़ना है। उदयन कौन, उदयन बारे में जानेंगे, ठीक है ना। कौन धर्म, जैन धर्म, कौन धर्म, उदयन कौन धर्म, जैन धर्म, कौन धर्म, बिंबिसार कौन धर्म, बौद्ध। अजातशत्रु भी मुख्य रूप से बौद्ध, उदयन जैन धर्म। पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किए थे, उदयन कौन किए थे, एवं राजधानी कौन बनाए थे, उदयन राजधानी कौन बनाए थे, यानी मगध के राजधानी को राजगीर से हटाकर, मगध के राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र कौन बनाए थे, उदयन कौन बनाए थे, उदयन का अन्य नाम उदयी या उदय भद्र, उदय ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन, नागदशक का हत्या शिशुनाग कौन वंश, शुंग वंश, शिशुनाग कौन वंश, हाँ शिशुनाग वंश। अला पढ़ेंगे हसीन मसुक्सा, आप पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का स्थापना, शिशुनाग किसका हत्या करके, नागदशक का। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का हत्या कौन किया, शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया, शिशुनाग कौन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। शिशुनाग राजधानी कहाँ बनाए थे, अरे बोलो, शिशुनाग राजधानी कहाँ बनाए थे, वैशाली। कहाँ पर, वैशाली में बनाए थे। शिशुनाग राजधानी कहाँ बनाए थे, वैशाली। कहाँ बनाए थे,
तो पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर कर, ठीक है ना, पाटलिपुत्र से राजधानी को स्थानांतरित कर कर शिशुनाग राजधानी कहाँ बनाए थे? वैशाली। कहाँ बनाए थे? वैशाली। कहाँ बनाए थे? वैशाली। कहाँ बनाए थे? और शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन थे? कलाशोक। कौन थे? कलाशोक। कौन थे? कलाशोक। कौन थे? कलाशोक। कौन थे? कलाशोक पुनः राजधानी। कलाशोक पुनः राजधानी कहाँ ले गए थे? पाटलिपुत्र। कहाँ ले गए थे? पाटलिपुत्र। कहाँ ले गए थे? पाटलिपुत्र। फिर बताओ, मगध साम्राज्य का प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज? राजगिरी यानी गिरिब्रज से राजधानी को बदल कर पाटलिपुत्र बनाया था। उदयन। कौन? पाटलिपुत्र को राजधानी पहली बार बनाया था। उदयन पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। उदयन पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली ले गया था। शिशुनाग पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली ले गया था। शिशुनाग फिर वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र। कलाशोक वैशाली पुनः पाटलिपुत्र। कलाशोक कलाशोक करवाए थे द्वितीय बौद्ध संहिता। द्वितीय बौद्ध संहिता कौन करवाए थे? कलाशोक द्वितीय बौद्ध संहिता। कलाशोक द्वितीय बौद्ध संहिता। कलाशोक दूसरे बौद्ध संहिता। कलाशोक कब करवाए थे? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष पूर्णे के बाद 383 BC। कहाँ करवाए थे? वैशाली। राजधानी भले ही पाटलिपुत्र ले आए थे, लेकिन दूसरा बसंती कहाँ करवाए थे? वैशाली। कहाँ करवाए थे? वैशाली। कहाँ करवाए थे? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? साबा कामी। साबा कामी। साबा कामी। साबा जरा इसमें नहीं पढ़ना है। शिशुनाग वंश का अंतिम शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धा। नंदी वर्धा। नंदी का हत्या नंद। नंदी का हत्या नंद। नंदी का हत्या नंद। कौन नंद? महापदम नंद। महापदम नंद। महापदम नंद वंश की स्थापना। महापदम नंद नंद वंश की स्थापना। महापदम नंद नंद वंश की स्थापना। महापदम नंद नंद वंश की स्थापना। तो आप कहाँ पर आएंगे? नंद वंश। कहाँ पर? नंद वन हसीन। अरे हसीन में आ गए हैं। हो से हरिया वंश, सी से शिशुनाग वंश, नो से तो हसीन में आ गया है ना। हाँ, तो नंद वंश। नंद वंश की स्थापना। महापरम नंद नंद वंश की स्थापना। महापरम नंद नंद वंश की स्थापना। महापरम नंद नंद वंश की स्थापना। महापरम नंद। महापरम नंद किस जाति के थे? निम्न जाति। निम्न जाति। निम्न जाति। निम्न। और महापरम नंद जो थे ना, ये नाई थे। क्या थे? बाल काटने वाले। बाल काटने। लेकिन महापरम नंद का अपमान शिशुनाग वंश क्षत्रिय वंश थे, और शिशुनाग वंश में महापरम नंद का बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था। बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था। और ये जो महापरम नंद जो थे पेशा से नाई थे, बाल काटने वाले, और साधारण बाल नहीं काटते थे। ये राजा महाराजा के बाल काटते थे, और वहाँ राजा महाराजा बाल काटते थे। राजा महाराजा बहुत इसको अपमान भी करते थे, ठीक है ना। तब जो है महापरम नंद, ठीक है ना, मौका ढूंढ रहे थे कब एक बार मौका मिल जाए, शिशुनाग वंश खाली कभी कमजोर तो हो जाए। तब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक थे नंदीबधन। नंदीबधन थे। नंदीबधन का भी बाल काटना गया था, कुर्सी पर बैठा दिया था, और खीरा ककड़ी रख दिया था। अरे देखना लड़की लोग करेगी मेकअप, या लड़का फेशियल कराएगा तो खीरा रख देगा यखिया पर, न रख देता है? खीरा न रखता है? हाँ, आँख पर रख देगा खीरा। क्या रख देगा? खीरा रख देगा। समझ गया ना? कहाँ खीरा रखता है? आँख ठंडा रहे, ठीक है ना। आँख पर दे भाई यहाँ ढांड। तो महापरम नंद भी करा रहे थे फेशियल। क्या करा रहे थे? महापरम नंद। कौन? नंदी बधन नंदी। और महापरम नंद
नंदी बंधन कमजोर थे, दुर्बल थे, और महाप्रभु ने अपना बेटा को हम तैयार कर दिए थे, सब बेटा ने तैयार रहना, हम जा रहे हैं बाल काटने ना है, किसी आज गर्दनी काटने जा रहे हैं, तैयार रहना, जैसे विद्रोह करेगा सब लोग तैयार रहना। और उसे खतरनाक था घनानन, घनानन और पागल, बोला एकदम बाबू जी टेंशन ले लो, केकरो भी मार देवे, घनानन और पागल। और महाप्रभु गए थे, पूरा एकदम जो है नंदी बंधन का बाल उल बना दिए थे, एकदम पूरा जो है थे ना मालिश उलिश कर दिए थे, ऐसे मार कर पुटका पटका दिए थे, और खीरा रख के जो सुला दिए थे, अब बना के लास्ट जो बना दिया, ऐसे चला दिया, खत्म। कौन चीज खत्म। इस प्रकार नंदी बंधन का अंत हुआ और महापरम नंद वंश की स्थापना, नंद वंश की स्थापना कौन किए थे? महापरम नंद। महापरम ये कौन जाति में आते थे? निम्न जाति। जब महापरम नंद शासक बने थे, ये बदला लेना स्टार्ट किए थे, बोला था जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था उसको छोड़ेंगे नहीं। और महापरम नंद अपने साम्राज्य में आने वाला लगभग सभी क्षत्रियों का नाश कर दिए थे। क्षत्रिय लोग इसका अपमान किए थे, तो सभी क्षत्रियों का नाश, क्षत्रियों का नाश कौन किए थे? क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला महापदम नंद। महापदम यानी इसके साथ जो जो क्षत्रिय अपना अपमान किए थे, वो सभी को क्षत्रियों का ये माल का बदला लिए थे और क्षत्रियों का नाश किए थे। इसीलिए इसका उपनाम क्या पड़ा था? सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला, सर्व छत्रांतक किसे कहा गया था? नंद वंश के शासक महापरम नंद। महापरम याद करो, एक बार परशुराम भी आए थे, परशुराम भी एकदम गुस्सैला थे, उसको जो क्षत्रिय, उसको भी क्षत्रिय पर गुस्सा आया था, और परशुराम भी थे ना, जो क्षत्रिय बदमाशी किए थे सभी क्षत्रियों क्या किए थे? नाश कर दिए थे, थे ना उठाए थे। तो परशुराम भी सभी क्षत्रियों का नाश किए थे, और ये भी क्षत्रियों का नाश किए थे। इसीलिए परशुराम का अवतार किसे माना गया है? महापरम नंद। परशुराम का अवतार, परशुराम का अवतार किसे माना गया था? महापरम नंद। परशुराम का अवतार किसे कहा गया था? महापरम नंद। महापरम नंद, महापरम। और महापरम नंद कलिंग पर आगमन, कलिंग पर आगमन, कलिंग पर पहला, सुनो यहाँ पर, मगध साम्राज्य का पहला शासक जो कलिंग पर आगमन किए थे, महापरम नंद। महापरम और कलिंग को जीत कर कौन सा उपाधि? एकराट के उपाधि, एकराट के उपाधि कौन लिए थे? महापरम नंद। सर्व छत्रांतक महापरम नंद, एकराट महापरम नंद, कुनिक अजातशत्रु, कुनिक अजातशत्रु यानी प्रॉब्लम। और ये कलिंग पर आक्रमण करके महापरम नंद वहां से एक बौद्ध जैन संत, एक जैन संत का मूर्ति, एक जैन संत का मूर्ति कलिंग पर आक्रमण कर महापरम नंद वहां पर एक जैन संत के मूर्ति जिसका नाम था जिनसेन। क्या था? जिनसेन। क्या था? जिनसेन कहाँ लेकर आए थे? पाटलिपुत्र। कहाँ लेकर आए थे? और पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिए थे। लेकिन हम जानते हैं कलिंग का सबसे शक्तिशाली शासक होगा कलिंग नरेश खारवेल। पता है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है, कलिंग नरेश खारवेल कलिंग का शक्तिशाली शासक बनते हैं। और कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी किस अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख। बताओ, कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा। और जब कलिंग नरेश खारवेल के शासन आता है तो पुनः कलिंग के शासक, कलिंग के शासक नाम क्या है? कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। या पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पर आक्रमण, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते हैं। और पुनः जिनसेन को मूर्ति कलिंग कहाँ ले जाते हैं? कलिंग ले जाते हैं। जानकारी मिलता है
हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलता है। ये थे महापरम नंद। महापरम बताओ, नंद वंश की स्थापना, महापरम नंद नंद वंश की स्थापना, महान परम नंद कौन जाति में? निम्न जाति में क्षत्रियों को नाश करने वाला महापरम नंद, सर्व क्षत्रांतक महापरम नंद, कलिंग पाकवन करने वाला पहला शासक महापरम नंद, एक राट के उपाधि महापरम नंद, जैन संत के मूर्ति जिनसेन को पाटलिपुत्र लाए थे महापरम नंद। ठीक है ना, पुनः जो है पाटलिपुत्र पर आगमन किए थे कलिंग नरेश खारवेल। कहीं नरेश कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी किस अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख जो है ना, ये तिथि रहित अभिलेख है, उस पर तिथि मेंशन नहीं है, डेट मेंशन। तो कौन सा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख। जानकारी किसका मिलता है? कलिंग नरेश खारवेल। कहीं नरेश खारवेल, कहीं नरेश। नंद वंश से फिर कुछ तरह को राजा ने हुआ था, नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था। तो नंद वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, घना नंद, घना नंद हुए थे। और ये तो और पागल थे, इसको उस समय जो है ना, घनानंद के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हो गए थे? मगध। कौन हो गए थे? मगध। कौन हो गए थे? और घनानंद के समय ही सिकंदर भारत पर आक्रमण किए थे। सिकंदर भारत पर क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किए थे उस समय मगध के शासक कौन थे? घनानंद। कौन थे? सिकंदर जो है यूनान से चले थे, यूनान से चले थे, ईरान को जीतते हुए, अफगानिस्तान को जीतते हुए, पाकिस्तान में राजा आम्भी को पराजित करते हुए भारत में एंट्री ले लिए थे। और वहीं पर तहसीला, पाकिस्तान के तहसीला में प्रोफेसर चाणक्य, उसको टेंशन हो गया है कि सिकंदर जब आएगा भारत पर कब्जा कर लेगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा। चाणक्य दौरे दौरे कहाँ पहुंचे थे? चाणक्य जानते थे कि सिकंदर का कोई सामना करेगा तो वह एक ही शासक है, वह मगध साम्राज्य के शासक घनानंद। घना क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे? मगध साम्राज्य। जान रहा था कि मगध साम्राज्य के शासक और घनानंद चाहेगा तो सभी शासकों को एक साथ बुलाकर और सभी एक साथ मिलकर सिकंदर का सामना कर सकता है। चाणक्य कहाँ गए थे? घनानंद के दरबार में। चाणक्य बोले थे, आई एम चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ कोटिल, तहसीला विश्वविद्यालय प्रोफेसर, आई वांट टू मीट घनानंद। ठीक है ना? अरे संस्कृत में बोले थे, कहाँ संस्कृत में बोले थे? ठीक है ना? तब दरबारी बोला था बैठो न पहले, अभी घनानंद जो है बिजी है, कौन सी है? महत्वपूर्ण कार्य में बिजी है। राजा साहब हमारा बिजी है, बैठिए, आपसे मिला जब राजा साहब को, घनानंद को जब छुट्टी मिलेगा तो आपसे मिल लेंगे, बैठिए। चाणक्य सोचा सही बात है, इतना बड़ा राजा है, हो को स्पेशल काम में बिजी होगा, बाधा बिल्कुल नहीं किया जाए। इंतजार करते 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 सुबह से शाम तक जब भी पूछ रहा है तो जवाब मिल रहा है, महाराजा साहब बिजी है, ठीक है ना, अभी नहीं मिलेंगे, अब बैठिए। इस तरह इंतजार करते करते जो है सुबह शाम हो गया था, फिर शाम से सुबह हो गया था, रात भर जगले रह गया था। घनानंद को गुस्सा आया और हाँ मतलब चाणक्य को गुस्सा आ गए थे। और चाणक्य जो है ठीक है ना, मौका मिलते ही घुसे कहाँ पर? तो घनानंद के ठीक है ना कमरे में घुस गए थे। कौन मीटिंग चल रहा है? जब वहाँ देखा तो बोला बहुत अच्छा मीटिंग चल रहा है, ठीक है ना, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, अलुआ मीटिंग है ना, बोलता है कहाँ है? पंचायत अफसरी में नहीं बोलता है, देखा है कि नहीं देखा है? तो वहाँ देखा था, अरे बैला बंडाकस नहीं बोलता, बंडाकस, इसे देख कुछ नहीं जानता है तो लोग, ठीक है ना, याद। तो जब चाणक्य इंटरव्यू लिए थे घनानंद के थे ना राज दरबार में, तो देखा था
घनानंद जो है रंगारंग कार्यक्रम में बिजी है। अरे महुआ पी के मातल है, महुआ पी के मातल है और थिएटर चल रहा है, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। यह था घनानंद का महत्वपूर्ण काम था। चाणक्य गुस्सा आ गया था, है ना, लेकिन चाणक्य जो अपना गुस्सा कंट्रोल किए थे, सोचते जो मेरा काम है वो काम से मतलब रखते हैं। चाणक्य जो घनानंद को बताए थे कि सिकंदर का आगमन होने वाला है और सिकंदर भारत पर आगमन कर दिए हैं तो पूरा भारत पर यूनान का, है ना, यूनान जो है, यूनान का पकड़ हो जाएगा, यूनान जो है गुलाम बना लेगा। इसलिए हम चाहते हैं घनानंद कि आप ही एक व्यक्ति हैं जो सिकंदर से लोहा ले सकते हैं। लोहा मतलब कौन सी, लोहा खरीदेगा, अरे युद्ध लड़ सकते हैं, है ना। चाणक्य बोला है कौन है तुम रे, देखना रहा है बोतला पर बोतला मार रहा है, कौन है जो बिना पूछे हुए मेरा जो रूम में प्रवेश कर गया है। और घनानंद जो है चाणक्य को जो है अपमानित कर दिए थे और बोला था इसे बाहर निकालो, और घनानंद को धक्का देकर कहाँ निकाल दिए, बाहर। चाणक्य को धक्का देकर घनानंद बाहर, घनानंद क्या निकाल दिए थे, बाहर निकाल दिए थे। चाणक्य जो थे ना बालटा कौन सी टिक्की, पहले टिक्की ना होता था, सिखा होता था, इतना बड़ा टिक्की। अरे तुम लोग से बराबर, लड़की लोग तुम लोग से बराबर, सिखा होता था। तो चाणक्य का सिखा गया, खुल सिखा गया। अचानक उसी समय हम गुस्सा में प्रतिज्ञा लेते हैं कि घनानंद जब तक हम तुमको बर्बाद करके, तुम्हारे हत्या करके, क्या ना, मगध के साम्राज्य पर एक योग शासक को बैठा नहीं देते हैं तथा प्रण लेते हैं कि अपना चोटी यानी शिखा नहीं बांधेंगे, शिखा खुले रहेगा। ये कौन प्रण लिए थे, चाणक्य। कौन लिए थे, चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य, कौन सी प्रण ले लिए थे। अब चाणक्य तो लड़ नहीं पाएंगे, अब चाणक्य सोच रहा था गुस्सा उसा प्रण ले लिया, अब की करिए। रास्ते में मिल गया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को, अरे उतना बड़ा प्रोफेसर है ना, चाणक्य जो है 20 साल पहले क्या होने वाला ना होने वाला उतना भविष्यवाणी कर सकता है ना, इतना ज़्यादा जो उस ज्ञान प्राप्त कर लिया था। किसी को देख के पहचान सकता है कि कैसा नहीं शासक होगा, कैसा नहीं इसका आगे भविष्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को देखते पहचान गया कि इसमें गजब साहस है, गजब दिव्य दृष्टि है। और चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद कर अपने साथ ले कहाँ ले चल गए थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और वहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का शिक्षा दीक्षा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही चाणक्य जो है अपना इच्छा को पूरा करेगा, अपना प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। तो बताओ घनानंद, तो अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, अंतिम शासक घनानंद होते हैं। और घनानंद जो है, इसे बताइए दिए थे, बोलिए दिए थे। और घनानंद घनानंद के समय क्या हुआ था, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, सिकंदर का भारत पर आक्रमण क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। इधर जो है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण वगैरह देकर, है ना, और घनानंद का हत्या, वो पढ़ाएंगे कैसे करता आगे पढ़ाएंगे। घनानंद का हत्या कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उतना आसानी से नहीं किया था, इतना आसानी से लिख दिए हैं, बहुत बार विफल भी हुआ था, बहुत बार विफल हुआ था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो घनानंद का हत्या कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन दिए थे, तो हिमालय के शासक, हिमालय पर्वत है, क्या है, परवर्तक। कौन सा दिए थे, हिमालय के शासक परवर्तक साथ दिए थे। और घनानंद की हत्या किया गया। और मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना क्यों हुआ, बल क्या, अरे घनानंद की हत्या हुआ है तो नंद वंश का अंत हुआ है। जब नंद वंश का अंत हुआ है तो अगला कौन वंश आया, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, लेकिन उससे पहले सिकंदर का आगमन हो चुका है।
सिकंदर का आगमन हो चुका है, लेकिन सिकंदर का सेना भारत में एंट्री नहीं लिए थे। सिकंदर का सेना जो है किस नदी को पार करने से इनकार कर दिए थे? ब्यास नदी, ब्यास। तो उससे पहले पढ़ना सिकंदर के बारे में। सिकंदर के मौर्य वंश के बारे में पढ़ने पहले क्या पढ़ेंगे? सिकंदर के बारे में। सिकंदर के समाज जो जीता वही सिकंदर, बाकी बार सब बंदर, तो तुम लोग बंदर। सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़े सिकंदर के मौर्य वंश काफी बड़ा है। सिकंदर कौन चीज? चलो सिकंदर के बारे में फैक्ट है, फटाफट बोलना है। सिकंदर के बारे में फटाफट बोलना है। टाइम पार बिल्कुल नहीं, टाइम पार बिल्कुल नहीं। बताओ सिकंदर जन्म कब हुआ था? सिकंदर जन्म कब हुआ था? 356 BC, 356 356 में सिकंदर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मकदूनिया। कहाँ हुआ था? मकदूनिया। कहाँ पर था? यूनान में। कहाँ पर था? यूनान में। कहाँ था? यूनान में। मृत्यु कहाँ हुआ? बेबीलोन में। सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में। सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन कौन देश में है? वर्तमान में बेबीलोन कौन देश में है? मिस्र में। इराक में। कहाँ पर है? इराक में। कहाँ पर है? इराक में। कहाँ पर है? इराक में। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? 323 356 BC में जन्म हुआ था। 323 BC में सिकंदर का मृत्यु हुआ था बेबीलोन। जन्म हुआ यूनान में, मकदूनिया। मृत्यु हुआ था बेबीलोन इलाक, और दफनाया गया था मिस्र में। दफनाया गया था मिस्र में। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा शासक था जो मरा अपना, जन्म हुआ अपना देश में, मृत्यु हुआ दूसरा देश में, दफनाया गया तीसरा देश में? क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा शासक था जिसका जन्म हुआ था अपना देश में, मृत्यु हुआ दूसरा देश में, दफनाया गया तीसरा देश में? सिकंदर। कौन चीज? समझा बंदर? पिछला बंदर समझा रे? तो सिकंदर को दफनाया गया था कहाँ? मिस्र में दफनाया गया था। अगर लिखेगा लिख लेना, लिखा ना होगा। दफनाया गया मिस्र में, दफनाया गया मिस्र में। मिस्र में। इस प्रकार वह कौन शासक था जन्म अपना देश में, मृत्यु दूसरा देश में, दफनाया गया तीसरा देश? सिकंदर। कौन चीज? सिकंदर पिता का नाम? सिकंदर पिता का नाम? सिकंदर पिता का नाम फिलिप। पिता का नाम फिलिप। पिता का नाम फिलिप। कहाँ शासक थे? मकदूनिया। फिलिप शासक थे मकदूनिया का शासक। मकदूनिया का शासक कब बने थे? 359 BC। तो फिलिप सिकंदर पिता का नाम, फिलिप सिकंदर पिता का नाम, फिलिप शासक थे, मकदूनिया शासक थे। मकदूनिया कब बने थे? 359 BC में सिकंदर का जन्म, 356 BC। सिकंदर का मृत्यु 323 BC। सिकंदर का मूल नाम, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर। 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 अलेक्जेंडर के नाम पर पहला विश्व बाजार, सिकंदर के नाम, अलेक्जेंडर के नाम पर वर्ल्ड का पहला विश्व बाजार का स्थापना किया गया था। नाम क्या था? अलेक्जेंड्रिया। तो वर्ल्ड का पहला विश्व बाजार का नाम अलेक्जेंड्रिया। वर्ल्ड का पहला विश्व बाजार का नाम अलेक्जेंड्रिया। अब जो है सिकंदर, कौन चीज? सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 BC। 3 दूनी 6 BC। 3 दूनी 6 BC। 3 दूनी 6 BC। सिकंदर जो है भारत में
कुल कितना महीना रहा था? ठीक है ना। सिकंदर जो है भारत में कुल कितना समय, कुल कितना महीना रहे थे? 19 महीना। 19, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत में थे, बताएंगे। और सिकंदर जो है भारत से कब लौटे थे? भारत से लौटे थे 26 में आगमन, 26 में और 25 BC में लौट गए, 25 BC में। और सिकंदर का सेना जब पाकिस्तान के तहसीला में पहुंचा था, तो उस समय तहसीला शासक कौन थे? उस समय तहसीला का शासक कौन थे? राजा आम्भी, राजा आम्भी। जान लो, क्या राजा आम्भी युद्ध लड़े थे? राजा आम्भी जैसे देखे थे कि सिकंदर आया, बन गया बंदर। क्या बन गया? राजा आम्भी सिकंदर को देखे क्या बन गया? बंदर। और कर लिया अधीनता, बिना लड़े कर लिया अधीनता स्वीकार। सिकंदर राजा आम्भी को छोड़ दिया था, बोला था कोई दिक्कत बात नहीं राजा आम्भी, तुमको हम तभी छोड़ेंगे जब हम आगे जा रहे हैं अब पोरस पर आक्रमण करने, और तुमको आगे परियोजना में हमको साथ देना पड़ेगा। तो राजा आम्भी को तैयार होना पड़ा, हाँ बिल्कुल साथ देंगे। और फिर सिकंदर आक्रमण करते हैं, ठीक है ना। आक्रमण करते हैं राजा पोरस, और उस समय राजा पोरस कहाँ के शासक थे? पंजाब और कश्मीर, पंजाब प्लस कश्मीर के राजा कौन थे? राजा पोरस। अब जो है सिकंदर आक्रमण करते राजा पोरस पर। क्या राजा पोरस लड़े थे? बिल्कुल, राजा पोरस जो है बिल्कुल सिकंदर का सामना किए थे, सिकंदर के। और ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर हुआ था। और झेलम नदी को यूनानी भाषा में बोलते हैं हाइडेस्पिज, और झेलम नदी को प्राचीन नाम है बितस्ता, यानी झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ था? तो 3 दूनी 26, 326 BC में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर वर्सेस राजा पोरस। अब जीत किसका हुआ? कहा जाता है कि चूंकि ये कहानी यूनानी लेखक लिखे थे कहानी, तो कहा जाता है यूनानी लेखक बोले कि हम हार गए थे, तो कहा जाता सिकंदर का जीत हुआ और राजा पोरस का हार हुआ। लेकिन राजा पोरस बहादुर पूर्वक लड़े थे, ठीक है ना। अब मतलब कहानी में लिखा हुआ है कि राजा पोरस सिकंदर जब जीत गए थे, सिकंदर जो है राजा पोरस से पूछा था कि बताओ तुम्हारा क्या हुआ कालिया, ठीक है ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो राजा पोरस बोले थे कि वही किया जाए, वही किया जो एक जीते हुए राजा एक हारे हुए राजा साथ करते हैं। अरे मेरे निर्भीक जवाब थे। सिकंदर बोला मोकम्बो खुश हुआ, सिकंदर खुश हुआ। और फिर बोला कहा जाता है कि पोरस को जो है, ठीक है ना, छोड़ दिए थे, ठीक है ना। और फिर सिकंदर के पत्नी नाम क्या था? रुकसौना या रुकसाना, ठीक है ना, रक्सोना। सिकंदर पत्नी नाम क्या था? सिकंदर की पत्नी नाम, सिकंदर के पत्नी नाम क्या था? रुकसाना या रख सोना।
जरा ये मिलेगा रुखसाना मिलेगा, तो रुखसाना रुक, सिकंदर पत्नी नाम क्या था? रुखसाना रुक। कहा जाता है कि सिकंदर पत्नी जो है रुखसाना जो है वो राजा पोरस के कलाई पर राखी बांधे थे। इन कहानी को इधर सुधर घुमा दिया। पहले हार गए थे, फिर कलाई राखी बांधता है, क्या ना? तो हमको तो इससे पता चलता है कि यूनानी लोग ये कहानी लिखे हैं। यूनानी लोग अगर हार भी जाएंगे, पोरस सिकंदर हार भी जाएंगे, तब भी वो अपने आप को हारा हुआ नहीं दिखाएगा। तो हम लिख दिया कि पोरस का भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सिकंदर को जितवा देते हैं। ऐसा किया गया है कहानी में, ठीक है ना? अब अगर बताओ, अब पोरस हार गया तो फिर राखी काहे बांधा? इसका मतलब हुआ है कि सिकंदर हारा होगा और सिकंदर को पोरस जो है मारने वाला होगा। सिकंदर की पत्नी कौन सी एकदम सामने आ गई होगी, बोले होगा रुक जाइए भैया, भैया बोल दिया होगा नहीं बोला होगा? पोरस को क्या बोला होगा? पोरस को बोल दिया भैया रुक जाइए भैया, ठीक है ना? राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे राखी निकाल दिया होगा। क्योंकि रुखसाना जानती थी कि यहाँ पर जो है भारत में जो है राखी का महत्व बहुत ज़्यादा है। राखी के से हम, ठीक है ना, किसी को भाई बनाकर उसको जो है, ठीक है ना, कुछ गलत काम करने से रोक सकते हैं। तो बिल्कुल जो है रुखसाना भी राखी निकाल दिया है, ठीक है ना? भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। पोरस रुक गया है, बोला एकदम बहन लोग छोड़ देते हैं। जब भैया बोलिए दिया है तो हम अपना बहन को विधवा नहीं करेंगे। राखी बांध दिया पोरस की कलाई पर, ठीक है ना? और कहा जाता है सिकंदर सेना जो है, ठीक है ना, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अरे बैला उतना बड़ा नदी पार कर दिया, सिंधु पार किया, झेलम पार कर दिया, चिनाब पार कर गया, उतना बड़ा नदी, अब ब्यास पार नहीं कर पाएगा? तो झूठो बोलता, ब्यास पार करने से इनकार कर दिया, भाग गया डर से ही। बोलो सिंधु पार कर दिया, झेलम पार कर दिया, चिनाब पार कर, ब्यास नहीं पार कर पाएगा? बोलो डर से भाग गए, डर से कच्ची हुआ, भाग गए, ठीक है ना? तो इस प्रकार जो सिकंदर का सेना पूछेगा, सिकंदर का सेना किस नदी पार करने से इनकार किया? नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो बियास कौन सी कहा भी जाता है, कविता तूने पढ़ा होगा, ठीक है ना? ना पढ़ा है? सिकंदर विश्व विजेता का जहां तलवार टूटी है, पढ़ा है? कुछ पढ़ क्या ये लोग भैला? तूने कविता पढ़ा है? सिकंदर नहीं, सब बकलो पढ़ता कौन सी है? सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा, कुछ पढ़वे नहीं किया है। सिकंदर विश्व विजेता का जहां तलवार टूटा है, यही वह देश है जिसका हम सदा जय मनाते हैं, पढ़ा है? तो कौन देश है? भारत। कौन देश है? भारत। सिकंदर का सेना किस नदी को पार करने से इनकार किया था? ब्यास नदी। और फिर जो है यहां ध्यान दो, सिकंदर का सेना का जल सेना किसके नेतृत्व में लौट गए थे? तो निर्याकस। कौन सी? निर्याकस। क्या? निर्याकस। तो जल सेना किसके नेतृत्व में लौटे थे? निर्याकस। क्या चीज? और थल सेना किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? तो थल सेना किसके नेतृत्व में लौटे थे? सेल्यूकस निकेटर के नेतृत्व में लौट गए थे। अच्छा, राजा आम्भी शासक थे तक्षशिला का। राजा आम्भी शासक थे तक्षशिला का। अर्थ तो तक्षशिला किस नदी के बीच में है? सिंधु एवं झेलम ने पढ़ाए थे। तक्षशिला की नदी बीच में है? सिंधु एवं झेलम। तक्षशिला कौन नदी बीच में है? तक्षशिला कौन नदी? सिंधु एवं झेलम। तक्षशिला कौन नदी? सिंधु एवं झेलम। तक्षशिला कौन नदी? सिंधु एवं झेलम। समझ आ गया है ना? ठीक है ना? इस प्रकार सेल्यूकस निकटर भी सब सेना लौट गए थे। अब सेल्यूकस निकटर के बारे में जानेंगे। तो सेल्यूकस निकटर जो है सिकंदर लौट गए थे, सेल्यूकस निकटर जो है मुल्तान और सिंध प्रांत में। कहाँ पर? सेल्यूकस निकटर कहाँ रह गए थे? तो सेल्यूकस निकटर का अधिकार, है ना, सेल्यूकस निकटर कहाँ पर अधिकार करके रह गए थे? मुल्तान और सिंध प्रांत में।
सलीका निकटर को जब पता चला कि घरानंद का मृत्यु हो गया था, एक ठो छोटा सा बच्चा, युवा सा बच्चा जो है गद्दी पर बैठा है, तब सलीका निकटर बोला था कि हम जो है सिकंदर के इच्छाओं को पूरा करेंगे। सिकंदर जो है भारत पर अधिकार नहीं कर पाए थे, लेकिन सिकंदर की इच्छा को हम पूरा करेंगे और भारत पर हम अधिकार करेंगे। अब तो घराना ढेबे नहीं करता है, अब तो वो छोटा बच्चा है, उसको कितना लूर होगा पता ना है कि छोटा बच्चा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। वो बच्चा ना है, कौन सी है, दद्दा है, ठीक है ना। और सलीका निकटर करता भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, भारत पर, तो सलीका निकटर भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण कब करते हैं, 305 BC 5 BC में आक्रमण करते हैं और युद्ध हो जाता है, युद्ध हो जाता है किसके बीच, तो सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ पाएगा, ये पहले से जो है ना घरानंद को जो मार दिया है, ना दोनों बीच में युद्ध होता है, दोनों बीच में, और घमासान युद्ध होता है। और कुछ ही समय के बाद सलीका निकटर क्या होता है, सलीका निकटर का हार होता है। सिकंदर को बचाने उसकी पत्नी आई, कौन आई, अरे सिकंदर को बचाने कौन आया था, पत्नी रुखसाना, पत्नी, लेकिन 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 सेल्यूकस निकटर बचाने कौन आएगी, सेल्यूकस निकटर बचाने अगर बेटिया आ जाएगी, कार ने लिया या हेलीना, ठीक ना। कार्नेलिया रम बिछा टपक गई, हम बाबूजी को छोड़ दो, ठीक है ना। तो कार्नेलिया कहाँ गए थे, युद्ध के मैदान में, युद्ध के, और ठीक है ना, पिताजी को छोड़ दीजिए, गलती हो गया है, ठीक है ना, अब गलती नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भी युवे थे, अब देखा कोई लड़की रो रही है, वो पिताजी के लिए रो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य भी भारतीय है, दिल पिघल गया, ठीक है ना, जाओ कायल मारेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य सलीका निकटर को माफ कर दिए थे, ठीक है ना, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, कार्नेलिया हेलेना को देखकर उसका भी जो है ना दिल में घंटी बजने लगा, और कार्नेलिया भी दिल में घंटी बज रहा है कि जो मेरे पिताजी को हरा दिया है, और अभी युवा भी है, और हम जो है 18 साल के है इससे अच्छा वर मिलेगा, तुरंत करो वर पूजा, तुरंत करो, तुरंत वर पूजा कर दिया था, सब आ गया ना। और यहाँ हुआ शादी, यहाँ क्या हुआ, और यहाँ शादी संपन्न, शादी तुरंत जो है शादी संपन्न हुआ था, युद्ध के मैदान में ही शादी संपन्न हुआ, किसके बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलीना यानी कार्नेलिया, कौन सी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी पहले से थी, वो कौन थी, दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य के एक पत्नी पहले से थी जिसका नाम था दुर्धरा, उसी से जन्म लेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार का मां का नाम क्या है, दुर्धरा, कौन, दुर्धरा, ठीक है ना। तो ये दूसरी पत्नी है, और दुर्धरा किसकी बेटी, तो धनानंद, कौन सी, धनानंद, कौन सी, तो दुर्धरा किसकी बेटी, धनानंद की बेटी। बाप विलेन, अब बेटी ना, फिल्म में देखना, विलेन का बेटी बड़ी सुंदर रहेगी, अरे गुंडा रहता है, कोई भी फिल्म में देखना, है ना, गुंडा एकदम खूंखार लगेगा देखने में, और आपका बेटी बड़ी सुंदर बना देगा, ठीक है ना। हीरो भिखारी रहेगा, हीरो कौन सी रहेगा, भिखारी रहेगा, हीरोइन भिखारी नहीं रहेगी, अमीर रहेगी, और खूंखार गुंडा के बेटी रहेगी। हीरोइन शुरू में बड़ी बदमाश रहेगी, एकदम टेढ़ी रहेगी, एकदम जो है गुस्सा नके पर रहेगी, लेकिन जब हीरो 2-3 थप्पड़ दे देगा तब फिर रूम में बैठ के सोचेगा, सपना देखेगा, ऐसे ऐसे मार रखा है,
ठीक है ना, ना सुधरता है। और फिर जो है एक बाहें सुधर जाएगी, ना सुधर जाती है। और जहाँ सुधर गया तो बाप के लेके डूब गया। फिर गुंडा गया, गुंडा बच पाएगा। विलेन जब गया, अब हीरो के हाथ से मरना उसको फिक्स है ना। हाँ, तो यहाँ भी वही था। दुर्धरा क्या थी? दुर्धरा के बाप धनानंद और हीरो चंद्रगुप्त मौर्य। और दुर्धरा को प्यार किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य से। चाणक्य बहुत बार रोकते हैं, है ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा से जब, है ना, बीच बीच में मिलता था तो चाणक्य जो है मिलने नहीं देता था। बोला तुम पगला, तुम जो है ये सब करेगा, अभी तुम्हारा लक्ष्य है इसका बाप को मारना। और बेटी से तुम प्यार कर लेगा तो मारवे नहीं करेगा। बोला प्यार यार गलत चीज ना है, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार ना है ना। जिसका जिंदगी में कोई मकसद ना उसके लिए प्यार है, जिसको जिंदगी में मकसद है उसके लिए प्यार नहीं है। प्यार को हम खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्यार तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा लिए जो मेन टारगेट है, मेन तुम्हारा जो लक्ष्य है ना, जो मेन तुम्हारा गोल है, उस गोल को हासिल करना तुम्हारा मेन मकसद है ना। पहले इसका बाप को मारो, उसके बाद शादी करो, ठीक है ना। उसके जाके चौथी मार दिया बाप को, धनानंद को। और दुर्धरा साथ, दुर्धरा से, दुर्धरा भी शुरुआत में बनवास थी, फिर साथ दिए तो चंद्रगुप्त मौर्य को साथ दिए थे जब पता चला कि बापे बनवास, ठीक है ना। दुर्धरा शादी हो गया था। फिर यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को मार के, ठीक है ना, हरा के शादी किससे किए थे? हेलेना यानी कार्नेलिया। किससे? कार्नेलिया से। तब सेल्यूकस निकेटर बोला था, यहाँ ध्यान दो, अभी तक विदेश में कोई राजा शादी नहीं किए थे। अभी तक विदेश में कोई शासक विदेशी लड़की से कोई शासक शादी नहीं किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहला व्यक्ति थे भारतीय, पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य पहला भारतीय शासक थे जो विदेश के लड़की शादी किए थे। अरे कार्नेलिया हेलेना यूनान के न है, सिकंदर सेल्यूकस निकेटर से यूनान के न है। यानी पहले, है ना, भारतीय इतिहास में पहला विदेशी शादी कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इंटरनेशनल शादी कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतर्राष्ट्रीय शादी कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर दिया दहेज। क्या दिया? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य बोला कि ऐसी ले जाएंगे, कुछ दीजिए शगुन के तौर पर। सेल्यूकस निकेटर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ये दिए मिला था चंद्रगुप्त मौर्य पर, जिस पर दो देश बचल है, काबुल यानी अफगानिस्तान और इधर पट्टी कंधार, हेरात, मकरान पाकिस्तान। दो देश थे ना। भारतीयों जो दहेज मिला उस पर बसल है, न बसल है। अब समझो, तब थे ना चंद्रगुप्त मौर्य बोले थे। अब सिकंदर अति सेल्यूकस निकेटर जो सेल्यूकस निकेटर ये कितना बच गया? हाँ, तो यह खत्म करते हैं, कल फिर मौर्य वंश शुरू होगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। सेल्यूकस निकेटर पूछे थे किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। पता है कि हमको हारने का कारण क्या है? पता है? हारने कारण है तुम्हारा जो बड़का बड़का जानवर, ये हाथिया, ये हम लोग को मिलवे नहीं करता। कहाँ से लाया है? हम लोग घोड़ा से लड़ने जा रहे हैं, हाथिया के जो है चढ़ जा रहा है और सूर से फुफकार दे रहा है, तुरंत हार गए हैं। ऐसा करो तुम हमको जो है कुछ हाथी दे दो। चंद्रगुप्त मौर्य बोला टेंशन क्या लेता, लीजिए 500 हाथी। और 500 हाथी उपहार में, 500 हाथी, 500 हाथी, 500 हाथी उपहार में। उपहार में कौन दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसे दिए थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को खिलाते रहा, कितना खिलेगी तो। अरे हाथी कम खाता है, खिलाते खिलाते सेल्यूकस निकेटर को भी खा जाएगा, न खा जाएगा। इस प्रकार जब कार्नेलिया यानी हेलेना का विदा होने लगा था, विदा होने लगा था, है ना, तो कोई पहुंचाने नहीं आता है। को पहुंचाने जाता उसको क्या बोलता है? अरे उसको बोलता है कौन चीज? लोकनिया बोलता है। लोकनिया बोला जीजाजी बनता है, ले ले जो ही बनता है। तो यहां पर भी हेलेना यानी कार्नेलिया के साथ मेगा कौन आए थे? मेगा अस्त्री। मेगा
बोला था जाओ मेगास्थनीज देखना मेरा बेटी वहाँ अच्छा रहती है ना रहती है, और वहाँ के बारे में लिखना हुआ बारे में। तो अब आएगा मेगास्थनीज, कौन आएगा? मेगास्थनीज, 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 मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत? कहाँ के राजदूत? मेगास्थनीज कहाँ राजदूत? यूनान। कहाँ राजदूत? यूनान। किसका राजदूत? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन पुस्तक लिखे थे? इंडिका। कौन पुस्तक लिखे थे? इंडिका। कौन लिखे थे? कौन लिखे थे? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। और भारतीय समाज, भारतीय समाज के बारे में, समाज के बारे में वर्णन क्या किए थे? और ये बताए थे भारतीय समाज कितना भाग में बटा हुआ है? भारतीय समाज कितना भाग में बटा हुआ है? 7 भागों में, 7 भागों में, 7 भागों। तो भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ है। कौन बोले थे? मेगास्थनीज। जिसमें कौन नहीं है? दास प्रथा नहीं है, दास प्रथा नहीं है। ये बताए थे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज बताए थे। फिर जो है मेगास्थनीज के बाद आते हैं डायमेकस, सीरिया के शासक है। बैला चुप। सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के राजदूत डायमेकस, डायमेकस फिर आते हैं, बिंदुसार के दरबार में आते हैं। इस प्रकार मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस, मतलब मेगास्थनीज के बाहर कौन आया था? डायमेकस। डायमेकस कहाँ के राजदूत? सीरिया के राजदूत। किसका राजदूत? एंटीयोकस प्रथम। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। लेकिन बिंदुसार थोड़ा मस्त मौला भी थे, है ना। तो बिंदुसार सीरिया नरेश से कहे थे, सीरिया नरेश एंटीयोकस प्रथम से कहे थे जब डायमेकस आए रहा है तो सुने हैं आपके यहाँ का जो है ना मदिरा जो है, क्या नशा वाला मदिरा मिलता है, और हम जीआई टैग फेल हो जाए तो आपके यहाँ से थोड़ा मदिरा भेज दीजिए, शराब भेज दीजिए। और वहाँ का अंजीर बड़ी फेमस है, चखना के रूप में अंजीर भेज दीजिए। बिंदुसार बोले थे। और जब नशा लग जाए तो नाचती है बोतल, तो बोतल तो ना नाचेगा, वो दार्शनिक को भेज दीजिए, अच्छा अच्छा बात बोलेगा। तब सीरिया नरेश एंटीयोकस प्रथम जो थे वो बोले थे कि मेरे यहाँ जो है दार्शनिक को भेजने का अलाउ नहीं है, दार्शनिक को वस्तु दान में दे सकते हैं, नहीं दार्शनिक को दान में नहीं दे सकते हैं, है ना। सीरिया नरेश जो है मदिरा को भेजे थे और अंजीर को भेजे थे, नहीं दार्शनिक को नहीं भेजे थे। सीरिया नरेश कौन थे? एंटीयोकस प्रथम। डायमेकस दरबारी थे एंटीयोकस प्रथम का। डायमेकस राजदूत थे एंटीयोकस प्रथम का। डायमेकस कहाँ राजदूत थे? सीरिया का, सीरिया का। और डायमेकस किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में। मेगास्थनीज के बाद कौन आए थे? डायमेकस। इसलिए मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे बोलते हैं? डायमेकस। उसके बाद डायमेकस के बाद आए थे डायनोसियस। डायमेकस के बाद कौन आए थे? डायनोसियस। और डायनोसियस राजदूत थे मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस या टोलमी द्वितीय, लिखल हो सब, फिलाडेल्फस या टोलमी द्वितीय, टोलमी द्वितीय के राजदूत कौन थे? डायनोसियस, डायनोसियस। और ये आए थे शुरुआत में बिंदुसार के दरबार में, लेकिन मुख्य रूप से आए थे अशोक के दरबार में। तो पहले कौन आए थे? मेगास्थनीज। फिर कौन आए थे?
डायमेकस। फिर कौन आए थे? डायनोसियस। डायनोसियस। मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी डाइमेकस। 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 डाई। कल पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में पढ़ने से पहले, मौर्य वंश के बारे में पढ़ने से पहले मौर्य उत्तर, मौर्य पूर्व, मौर्य पूर्व आक्रमण हुआ था। सिकंदर पूर्व से, सिकंदर से पहले आक्रमण हुआ था। सिकंदर से पहले आक्रमण किया था ईरानियों ने। क्वेश्चन बोल देगा कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कौन किए थे? सिकंदर नहीं, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कौन किए थे? ईरानियों ने किए थे। ईरानियों। उसके बाद सिकंदर आए थे। सिकंदर ईरानी नहीं है, सिकंदर यूनानी है। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों ने किए थे। और ईरानियों में भी हकमनी वंश के शासक, ए बैला रे बोल, हकमनी वंश के, रे बोल रे पीछे ले ला रे बुकार, कुछ बोल रहा है सुन में नहीं कर रहा। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किए थे ईरानियों ने। कौन वंश के शासक? हकमनी वंश के शासक। कौन किए थे? डारियस प्रथम। डारियस प्रथम। लेकिन हकमनी वंश की स्थापना कौन किए थे? साइरस द्वितीय। हकमनी वंश की स्थापना साइरस द्वितीय। पहली बार आक्रमण डारियस प्रथम। डारियस प्रथम। लेकिन सिकंदर जो है ईरान पर आक्रमण करते हैं। और उस समय ईरान के शासक कौन थे? डारियस द्वितीय। और उसे पराजित कर देते हैं। यूनान वंश का, है ना, यानी सिकंदर अपना सत्ता स्थापना कर देते हैं। पहला आक्रमण ईरानी और दूसरा यूनानी। भारत पर पहला आक्रमण ईरानी, दूसरा यूनानी। जो अभी बोले कल लिखा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत? भागल पगला ले बैला कहे का, चलो भागो, पगला ले भागे ले। सर ना ऐप रिप्लाई कर रहा है और आपका टीम क्या रिप्लाई? व्हाट्सएप कर दीजिए ना, देख लेगा, रिप्लाई कर देगा। क्या है? आपका बहुत बड़ा फैन है, पर सॉरी सर आप सिर हटवा रहे हैं, समझाते नहीं है। अरे बैला पक्का बकलोले है तुम, ठीक है ना? उसके लिए टाइम चाहिए। आपका बिहार दरोगा वैकेंसी दे देगा या सीजर 4 वैकेंसी दे चुका है, ठीक है ना? फिर सिलेबस खत्म नहीं होगा और फिर मुँह देखते रह जाएगा, समझ गया है ना? तो उसके लिए तुम टाइम जो है, ठीक है ना, जो 399 रुपये में बेच जो पुराना दरोगा वाला है उसमें देखो, गजब हाल है। अभी आपको परीक्षा में निकालना मकसद है और इसमें तो बहुत फास्ट जाना चाहिए, फिर भी आपका लगभग धीरे धीरे ही जा रहा है, समझ गया है ना? तब आपका यहाँ पर मेरा ध्यान है कि एग्जाम कैसे निकालना है, समझ गया? बकलोल का गजब हाल है। उस तरह दूसरा टाइम लग जाएगा, समझ गया है ना? एकदम पक्का बकलोले रहेगा तुम लोग। अब क्या बोले तुम लोग को? सर नोट्स बड़ी महंगा है। नोट्स जो है, ठीक है ना, नोट्स आपका जो आ गया आज से निकलना शुरू हो जाएगा। अपडेटेड नोट्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का भी आ गया है। अभी सेंटर यहाँ पर इस सेंटर पर ना आया है, लेकिन जहाँ से निकलता है वहाँ आ गया है, ठीक है ना? तो आपको जो है नोट्स आपका जो है PDF डाला हुआ है आपका बैच में। आपको अगर निकलवाना है तो खुद निकलवा लीजिए, ठीक है ना? और सस्ता पड़ता है तो खुद ही निकलवा लीजिए, ठीक है ना? अपडेटेड वाला भी आपका जो एप्लीकेशन पर भी ना डाला हुआ है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का, समझ गया? अगर आपको खुद निकालने में सस्ता पड़ा तो खुद ही निकाल लीजिए, या निकलवाने में महंगा पड़ा तब मंगवा लीजिए। अगर उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो खुद लिख लीजिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो खाली आप PDF से पढ़िए, लेकिन कुछ तो करिए, ठीक है ना?
चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय।